तो हे गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू एपिसोड को लेके। तो चलो बिना बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें आउटर सेट का घर का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी डिसाइपल सो रहे होते हैं, जिनमें से एक कियांशु भी होता है, लेकिन वो सोया नहीं होता। वो सोच रहा होता है ये कितने आश्चर्य की बात है कि इतने सारे लोगों को एक साथ सोना पड़ता है। आउटर डिसाइपलों की लाइफ सच में बहुत मुश्किल है। वहीं उसके बगल में जिया टोंगमी जोर जोर से खराटे मार के सो रहा होता है, जिसे देख एमसी बोलता है इसके खराटों के कारण मैं सो नहीं पा रहा, पता नहीं किंगलिंग कैसा कर रही होगी। फिर वो उठकर आराम से कमरे से बाहर निकलकर सोचता है मैं अभी रात के आरे में इनर एकेडमी में विजिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गार्डियन से बचकर जाना होगा। जिसके बाद वो छुपते छुपाते इनर एकेडमी में जाने लगता है और फिर इनर एकेडमी के माउंटेन के सामने आके बोलता है इनर एकेडमी के पार्टनर बहुत सिंपल हैं। इनर एकेडमी के 6 स्कूल इन्हीं 3 माउंटेन पर होंगी। आखिरकार किंगलिंग ने किस स्कूल को चूज किया होगा। जिसके बाद वो एक जगह आकर बोलता है मुझे अब इन्हें एक एक करके चेक करना होगा। तभी उसके बगल वाले कमरे से आवाज आती है थैंक यू अंकल हुआंग, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं अभी भी एक आउटर डिसाइपल होती। और ये आवाज़ QDG की होती है। वो बोल रही होती है मैं अपने फादर को आपके काइंडनेस के बारे में ज़रूर बताऊंगी। एल्डर हुआंग बोलता है मैं और तुम्हारे फादर एक अच्छे मित्र हैं और मेरे नेफ्यू से तुम्हारी सगाई हुई है, इसलिए तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तियानी बोलता है अंकल ठीक कह रहे हैं, अंकल वांग शीशेंग और किंगलिंग से डील कैसे करे। एल्डर हुआंग बोलता है इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, किंगलिंग अब एल्डर रैन की डिसाइपल बन गई है और वांग शीशेंग अब आउटर डिसाइपल के हर्ब स्कूल में है। तुम दोनों की शादी होने के बाद मेरे पास क्यू फैमिली के मास्टर क्यू वैन के साथ टीम अप करने का कारण होगा। जिसके बाद हर्ब स्कूल के लीडर नीतियानजी को नीचे गिराना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद हर्ब स्कूल का चार्ज मैं ले लूंगा। वहीं उनके ये सारी बातें एमसी सुन रहा होता है और फिर वो एक स्माइल देता है। तभी वो एल्डर भी एमसी को सेंस कर लेता है और बोलता है मैंने बाहर किसी और को सेंस किया, क्या बाहर कोई पर्सन है। और वो तुरंत ही बाहर आकर देखता है, लेकिन कियांशु पहले ही वहां से जा चुका होता है। ये देख एल्डर को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद सीन वापस से आउटर सेट के घर का दिखाया जाता है, जहाँ अपना एमसी वापस आ गया होता है और वो अपने बिस्तर पर लेट के सोचता है। उनके कहने के अकॉर्डिंग किंगलिंग अभी हर्ब स्कूल में है। मुझे लगता है कि कल मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो QDG और टियानियो के बारे में सोचते हुए बोलते हैं उन दोनों की पहले ही सगाई हो चुकी है, इसका मतलब है कि उनमें डुअल कल्टीवेशन होने वाली है। वो एल्डर हुआंग किसी आउटर डिसाइपल को इनर एकेडमी में एंटर करवा सकते हैं, इसलिए उसे बहुत पावरफुल होना चाहिए। और जहां तक एल्डर नीतियांशी की बात है, जब तक किंगलिंग ठीक है मैं दूसरों के मामलों में अपना टांग नहीं हराना चाहता। और अगर टियानी डर्टी ट्रिक्स खेलने की कोशिश करता है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए मेरी कल्टीवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं प्रीमोडियल रियल के 11th लेवल तक पहुंच जाता हूं तो मैं हेवनली प्रीमोडियल रियल के बंदे तक को हरा पाऊंगा। लगता है मुझे क्लास 1 की हेवनली प्रीमोडियल पिल को लेना होगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कियांशु खेत में आके हर्ब को चेक कर रहा होता है कि ये कितना बड़ा हुआ है और बोलता है हालांकि मैंने चुपके से ग्रोथ स्पेल का यूज किया था, लेकिन हर्ब केवल 300% ही इंक्रीज हुई है, ये अभी भी फास्ट नहीं है। बेहतर होगा कि मैं क्यू किंगलिंग को इनर एकेडमी में आज जरा ढूंढ पाऊँ। तभी पीछे से सिया टोंगमी आके कियांशु को पुकारता है और खुश होते हुए बोलता है जल्दी तुम अपना टास्क बोर्ड चेक करो, वहाँ रिवार्ड में पैसा मिल रहा है। कियांशु पूछता है क्या रिवार्ड मनी। सिया टोंगमी बोलता है इनर एकेडमी के न्यूज में कहा गया है कि 3 कपल डिसाइपलों के लिए डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी आयोजित किया जाएगा, जिस कारण सभी डिसाइपलों को गिफ्ट के तौर पर पैसा मिला है। कियांशु पूछता है क्या एक डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी। फिर वो मन में सोचता है तो इसका मतलब तियानी और QDG भी डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया। ये सुन सिया टोंगमी बोलता है तुम क्या टाइम की बात कर रहे हो। कियांशु बोलता है कुछ नहीं, मुझे देखने दो कि कितना पैसा रिवार्ड में मिला है। फिर वो अपने टास्क बोर्ड पर चेक करता है, जहाँ उसे 20 प्रीमोडियल कॉइन मिला होता है। जिसे देख कियांशु बोलता है क्या ये कोई ज्यादा है। सिया टोंगमी बोलता है क्या ये तुम्हें कम लग रहा है। 2 महीनों तक 1 स्टार टास्क करने के बाद हमें इतनी कमाई होती है और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे लिए कम है। और ये सभी आउटर डिसाइपलों को मिला है और आउटर सेक्ट में सैकड़ों हजारों डिसाइपल हैं, उन सभी के पैसे मिलाकर ना जाने कितने होंगे। कियांशु बोलता है तुम्हारी बात में पॉइंट है, हालांकि एक पर्सन के पास बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उन्हें एक साथ जोड़े तो ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। वैसे सेरेमनी कब आयोजित होगी। सिया टोंगमी बोलता है अगले महीने के मिडल में। इनर एकेडमी ने एग्जैक्ट डेट के बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने ये टाइम दूसरों से सुने हैं। कियांशु कुछ सोचते हुए बोलता है नेक्स्ट मंथ। इसे सोचता देख जिया टोंगमी भी कंफ्यूज होता है।
तभी उसका ध्यान क्यांशु के हर्ब की तरफ जाता है और वो हैरान होकर बोलता है, क्यांशु तुमने इन हर्ब को कैसे पाला? वे एक ही दिन में इतने लंबे क्यों हो गए हैं? क्यांशु बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं भी इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ, मैं अब वापस जा रहा हूँ। वो बोलता है रुको, लेकिन क्यांशु नहीं रुकता और वो चलता ही जाता है। वहीं जिया टोंगमी भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मेरे लिए रुको, मुझे बताओ ये कैसे हुआ। और वो और भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन क्यांशु उसे इग्नोर करके चलता ही जाता है। फिर वो अपने कमरे में आके उससे बोलता है, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं थोड़ी झपकी लेने जा रहा हूँ। जिया टोंगमी बोलता है, ओह ठीक है, और क्यांशु अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वही जिया टोंगमी पूरा कंफ्यूज होता है। वो बोल रहा होता है, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। फिर हम क्यांशु को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर लेट के सोच रहा होता है। डुअल कल्टीवेशन, ऐसा लगता है कि भर्ती होने से पहले उनकी सगाई हो चुकी है, इसलिए उनके लिए एकेडमी के अंदर डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना बहुत सामान्य है। ऐसा लगता है कि मेडिसिन स्कूल और हर्ब स्कूल में एक दूसरे के साथ टकराव है। अगर ऐसा है तो मेडिसिन स्कूल हर्ब स्कूल के खिलाफ होने के लिए क्यू फैमिली के सेलेस्टियल मास्टर से टीम अप करना होगा। इसलिए अब क्यू किंगलिंग और मैं इस मामले में शामिल होने के लिए मजबूर हैं। जो कपल डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी एक प्लेट पर दर्ज करनी होती है, जिसका मतलब है हाँ, मुझे ये सोचकर थोड़ी निराशा होती है कि वे क्यू किंगलिंग और मुझे कमजोर राइवल मानते हैं जिन्हें वो आसानी से मिटा सकते हैं। और गाइज अपने एमसी के माइंड में कोई खुरापाती आइडिया आया है, जिसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। क्यांशु वापस से छुपते छुपाते इनर एकेडमी के हर्ब स्कूल में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में मेडिसिन स्कूल होता है, इसलिए वो वहाँ के एक घर के पास आता है और मन में बोलता है कोई अंदर बात कर रहा है। और फिर वो छत से नीचे आकर उनकी बातें सुनने लगता है, और ये और कोई नहीं बल्कि क्यू डीजी और टियानी होते हैं। जहाँ डीजी क्यानवी की गोद में बैठी होती है, वो बोल रही होती है, टियानी, क्यू किंगली अब एक एल्डर की डिसाइपल बन गई है, अब हम उसके खिलाफ आसानी से योजना नहीं बना सकते। मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो बोलता है, ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अंकल ने हमारी मदद करने का वादा किया है, इसलिए उसे मारना हमारे लिए आसान होगा। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ब्लश कर रहे होते हैं। टियानी बोलता है, और हमें मास्टर क्यूबेन का सपोर्ट मिला है, यहाँ तक कि हर्ब स्कूल के लीडर भी ट्रबल में आ जाएंगे, तो क्यू किंगलिंग की तो बात ही छोड़ दो, चलो ठीक है स्वीट हार्ट, मुझे एक किस करने दो। वो बोलती है, रुको, क्या तुम्हें पता है कि क्यू किंगलिंग के पास उसकी माँ द्वारा दिया गया एक 3rd ग्रेड का पर्पल गोल्डन हेयर पिन है, जिसे मेरे फादर ने ही उसकी माँ को दिया था। वो दोनों माँ बेटी सेमलेस हैं। टियानी बोलता है, दूसरों की शर्म भावना की परवाह मत करो, मैं अभी सेमलेस बनना चाहता हूँ। और वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और हमें उनके कपड़े उड़ते हुए दिखाई देते हैं। डीजी बोल रही होती है, हे मुझे टच मत करो, क्या तुमने शावर लिया? वो बोलता है, मेरे पास अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए कीवाई है और कोई भी गंदगी मुझे छू नहीं सकती, मुझे शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों अंदर डुअल कल्टीवेशन करने लगते हैं। वहीं बाहर एमसी उनकी आवाज़ें सुन के एक अजीब सा फेस बना के मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इस तरह की चीज़ का सामना करना पड़ा, ये कितना अननोइंग है। जिसके बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों अपना कांड करके सो गए होते हैं। क्यांशु कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए मन में बोलता है, चलो फाइनली वो सो ही गए। क्यांशु उन दोनों को देखकर बोलता है, मैंने तुम पर कोमा स्पेल का यूज किया है, भले ही मेडिसिन स्कूल की माउंटेन ढह जाए, तुम दोनों आज रात तो नहीं उठने वाले। चलो अब मुझे इनसे कैसे डील करना चाहिए। इस कमरे में क्या है? तभी उसका ध्यान उनके कपड़ों पर जाता है और ये देख वो एक इविल सा फेस बना के बोलता है, हाँ ये रहा। और फिर वो टियानी के कपड़े से 2 प्लेट निकाल के बोलता है, सुआंतियान अकेडमी के अंदर इन दोनों के अलावा मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, आखिरकार जीवचिबा तो मेरा छोटा भाई है, इसलिए वो दुश्मन के कैटेगरी में नहीं आता। ओ हाँ, मैं एल्डर हुआंग के बारे में तो भूल ही गया था। और गाइज ये डुअल कल्टीवेशन वाला जेट प्लेट है और अपना एमसी इस डुअल कल्टीवेशन वाले जेट पे कुछ छेड़खानी कर देता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। और वो ये सब करके हंसने लगता है और फिर सोचता है ये हो चुका है, अब क्यू किंगलिंग को खोजने के लिए हर्ब स्कूल में जाने का समय आ गया है। लेकिन मेरे रास्ते में बहुत सारे गार्ड हैं, मुझे शांत रहना होगा और ट्रबल से दूर रहना होगा। बेहतर होगा कि मैं आर्टिफिशियल पहाड़ियों के पीछे से जाऊं। तभी उसके सामने से एक ब्लैक शैडो जाता है, जिसे देख क्यांशु बोलता है, वो ब्लैक शैडो वाला पर्सन कौन है? बेहतर होगा कि मैं उसे फॉलो करूं। जिसके बाद वो पर्सन एक जगह रुक के सामने की ओर देखने लगता है। एमसी उसे देख अपने मन में बोलता है, वो मुझे इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है, क्या ये सुयान है? और गाइज ये वही होता है। क्यांशु उसके पीछे आके भारी आवाज में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुयान, क्या तुम अपने मास्टर को धोखा देने जा रहे हो? ये सुन वो घबरा के क्यांशु के सामने झुककर बोलता है, मास्टर मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। ये सुन क्यांशु अपनी हंसी नहीं रोक पाता और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसका साउंड वहाँ का एक गार्ड सुन लेता है और चिल्लाकर बोलता है, कौन है वहाँ? फिर वो अपने साथी से बोलता है, चलो चलकर चेक करें। और वो दोनों वहाँ आके देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता।
वो गार्ड बोलता है ये कितना स्ट्रेंज है, मैंने क्लियरली किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कियांशु और सुयान को किसी जंगल वाले एरिया में दिखाया जाता है। सुयान बोल रहा होता है मुझे जाने दो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कियांशु बोलता है तुम इतना सस्पिशियसली बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे लगा कि कोई लीडर का मर्डर करने जा रहा है। सुयान बोलता है लाल होता है क्या तुम्हें मैं कोई हत्यारा लगता हूँ। कियांशु बोलता है तुम आधी रात में बाहर क्यों हो और तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं, ये कोई डिसापल के कपड़े नहीं है ना। सुयान बोलता है क्या तुम नहीं देख सकते मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग रहा हूँ। कियांशु बोलता है अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग रहे हो, क्या कोई तुम्हें मारना चाहता है। वो बोलता है नहीं, मैं अपने मास्टर से छिप रहा हूँ। कियांशु बोलता है क्या तुम्हारा मास्टर, कौन है तुम्हारा मास्टर। सुयान बताता है सेल स्कूल के डिप्टी लीडर जुओ टियानी। कियांशु बोलता है जुओ टियानी वो कौन है। सुयान बताता है क्या तुम्हें वो याद नहीं है जिससे हम तीसरे फ्लोर पर मिले थे। कियांशु उसे याद करके एक अजीब सा फेस बना के बोलता है कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया ना। सुयान अपना प्राइवेट पार्ट छुपाते हुए बोलता है तुम क्या ये फालतू की बात सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कियांशु बोलता है तो फिर तुम उनसे दूर क्यों भाग रहे हो। सुयान बोलता है इसे समझाना मुश्किल है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत वीक हूँ और वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो हर दिन मुझे मेडिसिन लेने के लिए फोर्स करते हैं जिसका कि स्वाद बहुत बेकार होता है। मुझे हर रोज 12 घंटे हर बात लेना पड़ता है और तब तक वो मुझ पर नजर रखते हैं और फिर मुझे बिस्तर पर पेट के बल लेटना पड़ता है और वो अपनी उंगलियां मेरी पीठ पर फिराना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या बना रहे हैं लेकिन ये वास्तव में बहुत पेनफुल होता है। कियांशु उसकी बॉडी को देखकर बोलता है लेकिन तुम पहले से स्ट्रोंगर हो गए हो, तुम कुछ ही दिनों में प्रिमोर्डियल रियल के 5th लेवल पर पहुंच गए हो। सुयान रोते हुए बोलता है तो क्या हुआ, मुझे बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, इतना दर्द। कियांशु बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुमको ट्रेन करने के लिए वास्तव में काफ़ी हार्ड वर्क किया है और तुम उनके लिए ग्रेटफुल भी नहीं हो। तुम कल्टीवेशन के लिए स्वांटियन अकेडमी में आए थे, कुछ ही दिनों में तुमने ग्रेट प्रोग्रेस की है, फिर तुम अनहैप्पी क्यों हो। सुयान बोलता है क्यों, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना है, मैं सिर्फ किताबें पढ़ना चाहता हूँ, मैं वास्तव में विनर एकेडमी में नहीं रह सकता। कियांशु बोलता है तो क्या तुम इसलिए भाग रहे हो। वो बोलता है हाँ। कियांशु बोलता है स्वांतियन एकेडमी प्रोटेक्टिव बैरियर से कवर है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाहर जा सकते हो। सुयान बोलता है मैं बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कियांशु बोलता है क्या मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तो खुद 10 लोगों के साथ एक कमरे में रहता हूँ, तुम्हारे छिपने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। सुयान बोलता है मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं तो बस एक हाइड एंड प्लेस ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं चैन से बुक पढ़ पाऊँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। कियांशु बोलता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, और वो उठकर जाने लगता है। तभी पीछे से सुयान बोलता है मेरे दोस्त चलो एक साथ चलते हैं, ये वही शब्द है जो कि तुमने मुझसे कहा था। कियांशु बोलता है ये क्या बकवास है। जिसके बाद हम उन सभी गार्ड को देखते हैं, वहीं आर्टिफिशियल हिल्स के पीछे से छुपकर वो दोनों देख रहे होते हैं। सुयान बोलता है क्या इतने गार्ड से बचकर जाना पॉसिबल है। कियांशु बोलता है पहले तुम शांति से छुपे रहो, हमें वहां से पास होने के लिए अपनी कीवाई को छुपाना होगा। फिर कियांशु एक स्पेल कास्ट करके सुयान के कीवाई को हाइड कर देता है। सुयान बोलता है क्या ये स्पेल मेरी कीवाई को छुपा देगा। वाओ, यहाँ तक कि तुमको स्पेल कास्ट करने भी आता है। कियांशु उसकी बातों को इग्नोर करके उसे पकड़ के बोलता है चलो चलें, और वो बहुत तेजी से उसे लेके जाने लगता है। वहीं इस कारण सुयान की हालत खराब हो रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों सभी गार्ड से बचकर आउटर सेक्ट में आ गए होते हैं, जहां सुयान को इतनी तेजी से खींचकर लाने के कारण वो उल्टियां कर रहा होता है। कियांशु बोलता है क्या तुम्हारी उल्टियां बंद हो गई। सुयान बोलता है क्या तुम टेलीपोर्टिंग करने में कैपेबल हो। कियांशु बोलता है मैं बस थोड़ा तेजी से भागा था। तभी सुयान का ध्यान कियांशु के खेतों में जाता है। वो पूछता है क्या ये तुम्हारा मेडिसिन गार्डन है। वो बोलता है हाँ, लेकिन क्या बात है। सुयान बोलता है क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे। ये सुन कियांशु कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों वहीं पर एक खड्डा खोदते हैं। कियांशु बोलता है ये हो चुका है, लेकिन तुमने ये खड्डा क्यों खुदवाया। वहीं सुयान उस गड्ढे के अंदर सूखा घास बिछा देता है और बोलता है ये एक अच्छी जगह है, चारों ओर हर्ब इतनी ऊंची है कि अगर मैं यहाँ पर पड़ा रहूँ तो कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो उसमें लेट के बोलता है प्लीज बाद में मेरे लिए एक कंबल ढूंढ देना, मैं यहीं पर रहूंगा। कियांशु को उसकी इन हरकतों को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है क्या मैं तुम पर कुछ मिट्टी डाल दूं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कियांशु और टोंगमिंग अपने कमरे में होते हैं। कियांशु पूछ रहा होता है टोंगमिंग क्या इन दिनों कुछ न्यूज आई है। वो बोलता है न्यूज, तुम्हारा क्या मतलब है। कियांशु सोच रहा होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हेवनली टावर का गार्डियन स्पिरिट बिस्ट मारा गया, सुयान भी भागकर छुपा हुआ है, और टियानी और क्यूडीजी के डुअल कल्टीवेशन टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम है। ये सभी मैटर ने अभी तक इनर एकेडमी में कोई क्योस पैदा क्यों नहीं कर पाई, इनके बारे में अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई। फिर हमें एल्डर लू टियांची को दिखाया जाता है। वो बोल रहे होते हैं हाल ही में इनर एकेडमी में काफ़ी गड़बड़ी चल रही है, आखिर ये कौन कर रहा है। तभी कोई हाय बोलता है जो कि सुयान का मास्टर होता है। वो बोल रहा था क्या तुम किलर को नहीं ढूंढ पाए
है। लुटियांची बोलता है उसे कैसे खोजे, उसने बस स्पिरिट बीस्ट को मारा है, उसने स्पेल रिस्ट्रिक्शन को भी नहीं तोड़ा और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। सुयान का मास्टर बोलता है टूल स्कूल में एक स्पिरिट की तलाश करने वाली बटरफ्लाई है, क्या इसने भी काम नहीं किया? लुटियांची बोलता है उस पर्सन ने कीवाई का कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ा, बटरफ्लाई उसका पता नहीं लगा सकती। वैसे आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे डिसाइपलों का एडवांटेज लेने की कोशिश भी मत करना, तुम अपने सील स्कूल में वापस जाओ। तभी सुयान का मास्टर उसके पास आके बोलता है मैं बस कुछ उधार लेना चाहता हूँ, यदि बटरफ्लाई इस मामले में मदद नहीं कर सकती है तो उसे मुझे दे दो। लुटियांची बोलता है तुमको इसकी क्या जरूरत है? वो बोलता है कुछ नहीं, बस मेरा नया डिसाइपल भाग गया है, उसे ही ढूंढना है। लुटियांची बोलता है मैं इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, तुम्हारे कई डिसाइपल तुम्हारे पास से भागे हैं। सुयान का मास्टर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलता है ये इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि मैं एक अच्छा मास्टर हूँ। जैसे जैसे समय बीतेगा वो मेरे अच्छे इंटेंशन को समझेंगे। लुटियांची बोलता है बकवास, इसे लो और जल्दी से वापस जाओ। वो बोलता है थैंक यू वेरी मच और वो उस बटरफ्लाई को लेके खुश होते हुए वहां से सी यू कह के चला जाता है। जिसके बाद लुटियांची बोलता है डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी कुछ ही दिनों में आने वाली है, बहुत सी चीजें अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद हमें सील स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सुयान का मास्टर उस बटरफ्लाई को निकाल के सुयान का कीवाई उसे देता है और बोलता है सुयान ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी तुम्हारे लिए मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। जिसके बाद बटरफ्लाई उड़कर जाने लगती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी हो रही होती है और सभी डिसाइपल वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। फिर हमें कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। ये बंदा क्यू फैमिली का लीडर क्यू वैन है और ये मैंग नियान क्विंग और उसके मास्टर फैंग क्विंग जी है। वहीं इन्हें देख सभी डिसाइपल पागल हो रहे होते हैं। वहीं उनके बीच में एक लड़की बैठी होती है जो कि स्वांटियन एकेडमी की लीडर है। वो बोलती है मैं अनाउंस करती हूँ कि डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। फिर हमें कियांशु के हर्ब गार्डन का सीन दिखाया जाता है। कियांशु बोल रहा होता है सेरेमनी के ड्रम और म्यूजिक का साउंड यहाँ तक आ रहा है, सुयान क्या तुम फन के लिए इसे ज्वाइन करना चाहोगे? वो बोलता है ये सिर्फ एक बेकार सा शो है, मुझे इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कियांशु बोलता है क्या पता वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए, अगर तुम नहीं गए तो तुम डेफिनेटली इसे मिस कर दोगे। सुयान बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें है तो तुम खुद जाओ। कियांशु जाते हुए बोलता है वेल तुम अपना बुक एंजॉय करो, मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। तभी सुयान के पास वही बटरफ्लाई आ जाती है जिसे देख वो बोलता है क्या बटरफ्लाई? वो बटरफ्लाई उसके नाक पर बैठ जाती है जिसे देख वो बोलता है कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। जिसके बाद हमें इनर एकेडमी के डिसाइपल रूम का सीन दिखाया जाता है। कियांशु वहां से नए कपड़े लेकर पहन लेता है और बोलता है ये इनर डिसाइपल के कपड़े आउटर डिसाइपल से काफी बेहतर है। एवरीथिंग इज रेडी, अब टाइम है सेरेमनी में जाने का। फिर हमें सेरेमनी वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों कपल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एल्डर हुआंग अनाउंस कर रहे होते हैं ये मेरे लिए होनर की बात है कि मैं इस ग्रैंड सेरेमनी को विटनेस कर पा रहा हूँ। मैं तीनों कपल को हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए विश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में एकेडमी के डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए डुअल कल्टीवेशन की राह पर चलोगे। वहीं सभी डिसाइपल चेयर कर रहे होते हैं। हुआंग अनाउंस कर रहा होता है पहला कपल है बाई झिलिंग और मुहान, दोनों ही सील स्कूल के मास्टर ली टियानपिंग के डिसाइपल हैं और दोनों ही प्रीमोडियल रियल के 4th लेवल तक पहुंच गए हैं। सभी लोग उन दोनों को चेयर करते हुए कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। सेकंड कपल है ये पिंग पिंग और झाओ गुई, ये पिंग पिंग हर्ब स्कूल के रेन टियानयू के डिसाइपल है और ये प्रीमोडियल रियल के 3rd लेवल पर है और झाओ गुई टूल स्कूल के लुटियांची का डिसाइपल है और ये प्रीमोडियल रियल के 4th लेवल पर है। हम सभी तुम्हारे डुअल कल्टीवेशन की शुरुआत की विटनेस बनकर बेहद खुश हैं। और लास्ट कपल है QDG और लेकिन जैसे ही वो उन दोनों का जेट प्लेट देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है और साइलेंट हो जाता है और MC ने उनके जेट प्लेट पर डुअल कल्टीवेशन की जानकारी के साथ छेड़छाड़ कर दिया होता है। वहीं हुआंग को शांत खड़ा देख क्यूएन मन में बोलता है क्या हुआ? सभी डिसाइपल बातें करने लगते हैं, वो एकदम से साइलेंट क्यों हो गए, क्या हुआ है? वहीं कियांशु भी एक क्रीपी सा लुक दे रहा होता है। तभी एल्डर हुआंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं किस बास्टर ने ये किया है और वो जेट प्लेट गुस्से से फेंक देते हैं। ये देख सभी लोग डाउट में होते हैं कि क्या हुआ है। तभी एल्डर हुआंग लीडर के पास जाकर उसके कान में कुछ बताते हैं जो सुन वो कुछ सोचती है और खड़ी होकर बोलती है डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी को यहीं पर रोक दो। और वो वहां से जाते हुए एल्डर हुआंग से बोलती है तुम मुझे फॉलो करो। ये सब देख सभी लोग बातें करने लगते हैं लीडर और एल्डर क्यों चले गए, क्या हुआ है? वही कियांशु वहां से जाते हुए सोच रहा था मुझे मेडिसिन स्कूल और हर्ब स्कूल के बीच के गरज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो तुम मिस्टेक कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि एल्डर हुआंग
अभी मेडिसिन स्कूल वापस जाएगा, मेरे पास ही एक अच्छा चांस है। जिसके बाद हमें मेडिसिन स्कूल के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। क्यांसू उसके हॉल में आके बोलता है मेडिसिन स्कूल में ढेर सारी पिल्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या उन्हें भीतर के रूम में रखा होगा? फिर वो एक बेडरूम में आके पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो बोलता है ये एल्डर हुआंग इतना ईमानदार तो नहीं हो सकता, उसने जरूर कहीं ना कहीं मेडिसिन को छुपा कर रखा होगा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे कोई भी छुपा हुआ ड्रॉर नहीं मिला। फिर वो एक बेड की ओर देखता है और उसका पर्दा हटाते हुए बोलता है दिन के समय पर्दा क्यों बंद किया है? तभी उसके माइंड में कोई बोलता है कौन हो तुम? ये सुन क्यांसू हैरान होकर पीछे वाली बेड की ओर देखता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं मेडिसिन स्कूल का न्यू डिसाइपल हूँ, मैं गलती से इस रूम में आ गया, मुझे आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, मैं अब चलता हूँ। तभी फिर से कोई बोलता है मैं बेड के नीचे हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। क्यांसू हैरान होकर बेड की ओर देखकर बोलता है तुम क्या कह रही हो? फिर वो कुछ सोचता है और बेड के पास जाके पर्दा हटा के देखता है जहाँ एक डमी डोल होता है, जिसे देख क्यांसू बोलता है ये तो एक डमी डोल है। तभी फिर से साउंड आता है मैं बेड के नीचे हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। जो सुन क्यांसू नीचे बैठकर जैसे ही बेड को टच करता है उस पर एक सील अपीयर हो जाता है। जो देख क्यांसू मन में बोलता है ये तो रेस्ट्रिक्शन सील है, लेकिन मैं इन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। और वो तुरंत ही उस सील को तोड़ देता है, जिस कारण वहाँ का बेड साइड में हट जाता है और वहाँ पर एक बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है, जिसे देख क्यांसू हैरान होकर बोलता है क्या ये तो एक सीक्रेट पैसेज है, अच्छा रहेगा कि मैं नीचे जाकर देखूं। और वो तुरंत ही उसके नीचे कूद जाता है और उस बेसमेंट में आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से बेडरूम के बेसमेंट में कोई दूसरी दुनिया होगी। सामने की ओर एक एग्जिट डोर है और जैसे वो दरवाजे से अंदर जाता है वो सामने के मंजर देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की को चैनों से बांधा होता है। क्यांसू अपने मन में बोलता है उसे चैन से लॉक करके स्पेल द्वारा सील कर दिया गया है, उसे यहाँ कैदी बनाकर रखा होगा। क्यांसू बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही थी? वो उसके माइंड में बोलती है हाँ मेरा नाम टोंकाई है। क्यांसू बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बोलती है मैं मेडिसिन स्कूल की लीडर हूँ। क्यांसू बोलता है इसका मतलब हुआंग ने आपको कैद करके खुद लीडर बन गया है। फिर हमें आउटर सेक्ट के हर्ब गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई चलते हुए आ रहा होता है जिसकी शैडो स्वान पर पड़ती है। उसको लगता है कि क्यांसू आया है, इसलिए वो बोलता है तुम वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वो सामने की ओर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है और फट के चार हो जाती है। और ये उसका मास्टर होता है, वो उस बटरफ्लाई का पीछा करके आया होता है। वो बोलता है अगर तुम्हारे छिपने का समय खत्म हो गया हो तो चलो अब वापस चलो। वहीं अपने मास्टर को देखकर सुजान को 440 वोल्ट का झटका लगा होता है, जिसके बाद वापस से क्यांसू की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोंकाई बोल रही होती है मेरे चेस्ट के रियूज पर मेरा खून टपकाओ। ये सुन क्यांसू अपना हाथ उसके फेस के पास ले जाकर उसका ब्लड निकाल के उसके चेस्ट पर मौजूद सील पर गिरा देता है, जिससे वो चैनों से आजाद हो जाती है और अपनी आंखें खोलती है। क्यांसू से देख ब्लश करते हुए बोलता है ओ आई सी स्वीटी, क्या तुम शादीशुदा हो? वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गाइस वो सिर्फ चैन से आजाद हुई है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी एक स्पेल है। क्यांसू बोलता है इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम्हारी मदद करने के बावजूद तुम मुझे गुड मैन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, तो मेरे पास तुम्हारी मदद करने का कोई कारण नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ, आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, बाकी तुम खुद से सॉल्व कर लो। तभी वो बोलती है रुको। क्यांसू पीछे मुड़कर बोलता है क्या हुआ, क्या तुमने इसको फिगर आउट कर लिया? वो बोलती है प्लीज मेरी एक बार और मदद कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ बेनिफिट दे सकती हूँ। क्यांसू बोलता है सच में? तुम मुझे क्या देने वाली हो? वो बोलती है मैं तुम्हें फार्मेसी स्टोरेज हाउस का लोकेशन और उसमें एंटर करने का मेथड बता सकती हूँ, बस मेरे लिए तुम वहाँ से एक पिल लेते आना, बाकी तुम वहाँ से जो चाहे ले सकते हो। और ये सुन अपना एमसी बहुत खुश होकर बोलता है क्या वहाँ एक क्लास की हेवनली प्रीमोडियल पिल भी है? वो बोलती है हाँ, जब तक वो बास्टर हुआंग उस पिल को ना ले ले वहाँ पर जरूर होगा। क्यांसू अपने मन में सोचता है हालांकि मैं इसकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं जानता, लेकिन हुआंग टियांगलिंग ने इसे कैद कर दिया है जो कि हेवनली प्रीमोडियल रियल के लो लेवल पर है। मुझे लगता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल हेवनली प्रीमोडियल रियल के मिडिल लेवल से ज्यादा नहीं होगा। भले ही मेरी हेल्प से रिकवर होने के बाद वो मुझसे फाइट करती है तो भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर क्यांसू से बोलता है ठीक है, डील डन। फिर हमें एल्डर हुआंग को दिखाया जाता है, जहाँ वो गुस्से से कप तोड़कर इन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलता है लालत है, तुम्हें सच का पता लगाना होगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने स्वांटियन एकेडमी में ऐसी मुसीबत खड़ी करी और मुझे भी उसमें खींच लिया। कुछ भी हो जाए तुम उसे ढूंढो, मैं उस बंदे को पीसीज में काट डालूंगा। जिसके बाद हमें फार्मेसी स्टोरेज हाउस का सीन दिखाया जाता है। क्यांसू उसके गेट के पास आकर खुश होते हुए बोलता है वाओ, मैं इस ट्रेजर हाउस के पास आ गया। और वहीं उसके हाथ में एक जेट प्लेट होता है जो कि इस गेट को ओपन करने की चाबी होती है। क्यांसू उसे गेट में लगाते हुए बोलता है टोंकाई ने कहा था कि इस जेट स्लिप से डोर ओपन हो जाएगा। जिसके बाद वो गेट ओपन हो जाता है। क्यांसू बोलता है कितना शानदार है, 12,000 प्रीमोडियल कोई की कॉस्ट वाली एक क्लास की पिल मुझे फ्री में मिलने वाली है। फिर वो अंदर आके वहां रखी पिलों को देखकर बोलता है अरे नहीं, ये सब तो लो ग्रेड की पिल्स हैं, रुको वहां पर तो एक और दरवाजा है,
ये सेकंड स्टोर रूम होता है। क्यांसू उसके अंदर आकर देखता है जहाँ सोल रिलीजिंग पिल, गोल्डन लीफ पिल, रेड ग्रास पाउडर, स्ट्रेंथ है इनहेंसिंग पिल और भी कई तरह की मेडिसिन रखी होती है। ये सभी कम से कम थर्ड ग्रेड क्लास बी की हेवनली प्रिमोडियल पिल है। क्यांसू इन सभी पिल्स को देखकर हैरान होकर बोलता है, वाओ मुझे तो जैकपॉट लग गया है। और वो फटाफट उन सभी को अपने थैले में भरने लगता है और फिर बोलता है, आज तो मैं बहुत लकी हूँ, एक साथ मुझे इतनी सारी पिल्स मिल गई। फिर वो अपने थैले को अपने कंधे पर रख के बोलता है, लेकिन जो पिल टोंकाई ने लाने के लिए कहा था वो यहाँ नहीं है और ये क्लास की प्रिमोडियल पिल भी यहाँ नहीं है। शायद से वो थर्ड स्टोर रूम में रखा होगा। जिसके बाद वो थर्ड स्टोर रूम में जाने लगता है और जैसे ही वो थर्ड स्टोर रूम में एंटर करता है तो उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन होता है, जिसे देख क्यांसू बोलता है, ओह नो ये तो रिस्ट्रिक्शन स्पेल है। वहीं हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है। इस चीज का सेंस एल्डर हुआंग को भी हो जाता है। एल्डर हुआंग हैरान होकर बोलता है, फार्मेसी हाउस में कुछ गलत हो रहा है, ओह नो मुझे जल्दी वहां जाना होगा। और वो बहुत स्पीड में फार्मेसी हाउस की ओर जाने लगता है। फिर हम क्यांसू को देखते हैं, वो घबराते हुए बोलता है, लालत है, मैंने पिल्स पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया था और मैं रिस्ट्रिक्शन स्पेल के बारे में भूल ही गया था। मुझे जल्दी करना होगा, वांग किसी भी समय यहाँ आता होगा। जाने से पहले मुझे जितनी हो सके उतनी पिल्स को रखनी होगी। और वहाँ की पिल्स को भी वो अपने पोर्टल में भर लेता है। कुछ मिनट बाद वहाँ एल्डर हुआंग आ जाता है। सामने के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, किसने किया ये? वो अपने मन में बोलता है, मैं फार्मेसी स्टोर हाउस में बची हुई स्मेल से बहुत फेमिलियर हूँ। ये जेड पेंडेंट पर छोड़ी गई स्मेल की तरह है। ये फिर से तुम हो। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊँ, और मैंने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम क्यांसू को देखते हैं जो कि टोंकाई के पास आ गया होता है। वो बोलता है, मैं वापस आ गया, क्या तुम वो लेकर आए? क्यांसू बोलता है, मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालकर वापस आया हूँ, लेकिन तुमको केवल अपनी मेडिसिन की परवाह है। एनीवे मैं केवल ये मान सकता हूँ कि तुम और मैं कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती। फिर वो अपनी पोटली से उसके द्वारा मंगवाए गए मेडिसिन को निकाल लेता है, जो कि सोल रिकवरी लिक्विड होती है। क्यांसू टोंकाई के पास जाके बोलता है, अपना मुंह खोलो। फिर उसके फेस को पकड़ के बोलता है, वेल क्या मैं तुम्हें किस कर लूं? ये सुन वो गुस्से से अपना फेस साइड में कर लेती है। क्यांसू तुरंत ही उस लिक्विड बोतल को उसके मुंह में डालकर पिलाते हुए बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो उस लिक्विड को पीती है उसके ऊपर का स्पेल हट जाता है। फिर वो एक राहत की सांस लेती है और एकदम से बहुत स्पीड में क्यांसू पर अटैक कर देती है। लेकिन वो अपना हाथ उसके गर्दन के पास ले जाकर रोक लेती है और बोलती है, मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगी, लेकिन मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक लेसन जरूर सिखाऊंगी। ये बोलकर वो क्यांसू पर फिर से अटैक करती है। क्यांसू बोलता है, तुम बहुत क्रूअल हो, लेकिन मैं भी इतना कमजोर नहीं हूँ। और फिर वो टोंकाई का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस कर लेता है, जो देखकर टोंकाई बहुत हैरान हो गई होती है। क्यांसू बोलता है, तुम कैसा फील करी हो? तुम्हारे क्रूअलनेस के आगे मेरा ये किस तो मीठा ही होगा। क्यांसू की इन हरकतों से टोंकाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ओरा को रिलीज करती है, जिसे देख क्यांसू घबराते हुए बोलता है, ओ नो, लगता है वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। टोंकाई बोलती है, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगी, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी काफी कमजोर होती है, जिस वजह से पावर यूज करने के कारण उसे बैकलेस लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं उसके अंदर से निकले ओरा के कारण क्यांसू के कपड़े खराब हो गए होते हैं। जिसके बाद क्यांसू एक आहत की सांस लेता है और बोलता है, थैंकफुली मेरे पिल्स ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े फट चुके हैं। गाइज उसके ओरा से विंड वेव निकली थी, जिस कारण क्यांसू के कपड़े फट चुके हैं। फिर क्यांसू टोंकाई के पास आके बोलता है, लगता है कि तुम हेवनली प्रिमोडियल रियल्म के हाई लेवल पर हो। थैंक गॉड कि तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, वरना आज तुम्हें मारा ही गया होता। फिर उसके पास कुछ मेडिसिन की बोतल रख के वहां से जाने लगता है। जिसके बाद आउटर सेट के हर्ब गार्डन का सीन दिखाया जाता है। क्यांसू अपने हर्ब गार्डन में आ गया होता है और सामने की ओर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सुयान वहां नहीं होता। क्यांसू बोलता है, यहाँ 2 बंदों के कीवाई का निशान है, और वो समझ जाता है ये जरूर उसके मास्टर का होगा। क्यांसू बोलता है, गुड लक ब्रो। फिर वो अपने रूम में आकर बेड पर बैठकर बोलता है, मैंने अपना कीवाई फार्मेसी स्टोरेज हाउस में छोड़ दिया है, वो मुझे जल्दी ढूंढ लेंगे। ऐसा लगता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। एक बार जब मैं प्रिमोडियल रियल्म के 11th लेवल तक पहुंच गया तो जब तक मैं किसी मेटा प्रिमोडियल रियल्म वाले पर्सन का सामना नहीं करता, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। गाइज मैं आपको थोड़ा लेवल के बारे में बता देता हूँ। पहले आता है प्रिमोडियल रियल्म, फिर आता है हेवनली प्रिमोडियल रियल्म, और उसके बाद आता है मेटा प्रिमोडियल रियल्म। तो चलो मेन स्टोरी पे वापस आते हैं। तो क्यांसू अपने बिस्तर से एकदम से गायब हो जाता है, जिसके बाद हमें स्वानटियान अकेडमी के मेन होल का सीन दिखाया जाता है। ली तियांची बोल रहा होता है, क्या वो पर्सन जिसने डुअल कल्टीवेशन जेट प्लेट के साथ छेड़छाड़ किया और पिल्स को चुराया, उसी पर्सन ने स्पिरिट बीस्ट को भी मारा होगा? तभी एल्डर हुआंग लीडर को एक जेट बोतल देते हुए बोलता है, प्लीज इसे देखिए, और इसके अंदर क्यांसू की कीवाई होती है। एल्डर हुआंग पूछता है, क्या इस कीवाई के निशान के बारे में कोई सुराग मिला? तभी ली तियांची बोलता है,
ये वैसा ही है जैसा उस स्पिरिट बीस्ट के डेड बॉडी के पास छोड़ा गया था। लिu टियानपिंग बोलता है हमारा गेस सही है, ये पर्सन कैंडिडेट डिसाइपलों के साथ सुआनटियन एकेडमी में चुपचाप घुस गया होगा। लीडर बोलती है अगर ऐसा है तो उसकी पर्सनल जानकारी जरूर रिकॉर्ड की गई होगी। एल्डर झाओ जाओ जाकर चेक करो। और गई शायद एल्डर झाओ को पहले से अंदाजा है कि ये काम कियांशु का ही है और वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो ओके बोलते हैं। तभी फिर से लिu टियानपिंग बोलता है ऐसा लगता है कि जब मैं पहली बार न्यूली चूजन डिसाइपलों से मिला था तब मैंने इस कीवाई को सेंस किया था। क्या ये हैंगफी का हो सकता है? गाइस हैंगफी वही बंदा है जो कि टेस्ट में नंबर 1 आया था। नित्यान जी बोलता है नहीं, हालांकि वो मिस्टीरियस लगता है लेकिन वो सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करता है। एक सेलेस्टियन मास्टर का डिसाइपल बनने के बाद वो सेकुलेशन के लिए केव में चला गया था और वो अभी तक बाहर नहीं आया। एल्डररैन मुझे लगता है कि ये आपकी न्यू डिसाइपल किंगलिंग हो सकती है। एल्डररैन बोलती है मुझे भी ऐसा सेम फील हुआ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। वहीं एल्डर जाओ शांति से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी हुआंग एकदम से हैरान होकर बोलता है मुझे पता है कि ये पर्सन कौन है, ये वांग शीशेंग है। और गाइस जिनको नहीं पता मैं बता दूं कियांशु का ही नाम वांग शीशेंग है। जिसके बाद हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जिसमें से कियांशु निकल के अंगराइया लेके प्राउडली बोलता है मैं सक्सेसफुली प्रीमोर्डियल रियल्म के 11th लेवल पर पहुंच गया। मैं अब किसी भी हेवनली प्रीमोर्डियल रियल्म के मिडल लेवल वाले पर्सन से फाइट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में सामने की ओर कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहां सामने की ओर बहुत से डिसाइपल कियांशु को ढूंढ रहे होते हैं। कियांशु पेड़ के पीछे छुपकर बोलता है ये मेरे पास इतनी जल्दी आ गए, ऐसा लगता है कि मैं हर्ब गार्डन में वापस नहीं जा सकता, लेकिन मेरी अभी के ताकत के साथ सुआनटियन एकेडमी के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को तोड़ना असंभव है। अब मेरे पास केवल एक ही जगह है जहां मैं जा सकता हूँ। सुयान मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तभी कोई उसके पीछे से बोलता है व्हाट द फक, ये तो तुम हो, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये सुन कियांशु हैरान होकर पीछे मुड़कर बोलता है तुम? वो बंदा बोलता है मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। और गाइस ये वही बंदा है जिसने कियांशु को टेस्ट के समय एक स्पिरिट स्टोन उधार दिया था। वो बोलता है तुम्हें ढूंढने में मुझे इतना लंबा समय लग गया। कियांशु भी एक लंबी सी सांस छोड़ता है और मुस्कुराते हुए हाय बोलता है। ये सुन वो बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए बोलता है बकवास बंद करो और मेरे पैसे वापस करो। तुमने मुझसे लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन उधार लिया था और इसका ब्याज 70-80,000 बोन हर्ब ग्रास है। ये सुन कियांशु बोलता है क्या 70-80,000? लेकिन तुमने तो शुरू में 100 बोला था, ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? वो बंदा बोलता है अगर तुम 6 घंटे के भीतर भुगतान करते हो तो जाके तुम्हें 100 देना पड़ता है, लेकिन इतने दिन बीत गए और मैंने तुमको पहले ही बहुत डिस्काउंट दे दिया है। अब तुमको सवाल करने के बजाय मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अब नॉनसेंस बातें मत करो और फटाफट से मेरे पैसे चुकाओ। कियांशु बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हें 150 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन देने होंगे। वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है गोल गोल घुमाना बंद करो, चुपचाप तुम मुझे 157 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन पे करो। कियांशु अपनी पोटली में चेक करते हुए बोलता है मुझे देखने दो। फिर वो एक पील की बोतल निकाल के बोलता है ये मेरी फैमिली का एक रेयर ट्रेजर है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये 157 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के वर्दी है? वो तुरंत ही उस बोतल को लेके चेक करते हुए बोलता है क्या ये क्लास बी की हेवनली प्रीमोर्डियल पील है? फिर मन में सोचता है इस बोतल के अंदर की पील की कीमत कम से कम 200 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन जितनी है। फिर वो उसे अपने पास रख के बोलता है क्या तुम्हारे पास इस तरह की पिल्स और भी हैं? ये सुन कियांशु उसे घूरने लगता है। वो बंदा बोलता है वेल मुझे गलत मत समझो, सुआनटियन एकेडमी के आउटर सेक्ट में मैं एक हाई पोजीशन को होल्ड करता हूँ। अगर तुम्हें इन्हें बेचना है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इसका अच्छा प्राइस दिलवा सकता हूँ। तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हो। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? कियांशु बोलता है मेरे पास पिल्स हैं लेकिन फिर मन में बोलता है मुझे तुम्हारे इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। वो बंदा बोलता है लेकिन क्या? कियांशु बोलता है लेकिन मेडिसिन गार्डन के अन्य डिसाइपलों को पता है कि मेरे पास एक्सीलेंट पिल्स हैं, यहाँ तक कि अब मैं सोने तक की हिम्मत नहीं करता कि कहीं वो लोग मेरी पिल्स छुड़ा ना ले। वो बंदा बोलता है चिंता मत करो, कुछ दिन के लिए तुम मेरे प्लेस में रह सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी लॉस को सफर नहीं करने दूंगा। और गाइस कियांशु यही तो चाहता था। वो बोलता है ठीक है। ये सुन वो बंदा खुश होते हुए कियांशु के कंधे पर हाथ रख के बोलता है तो चलो अब वापस चले, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे डिशेज बनाऊंगा। कियांशु उसे थैंक यू बोलता है। वहीं वो बंदा मन में सोचता है एक बार जब तुम मेरे प्लेस पे चले जाओगे तो तुम्हारी ये सभी पिल्स मेरी हो जाएंगी। और यहीं पे आज के एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।